नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के एक बहुत ही जबरदस्त सेशन में। जी हां, आप देखते हैं कि दोस्तों पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है एक बहुत ही जबरदस्त सा बैच। और इस बैच का नाम क्या है दोस्तों? आप देख पा रहे हैं इस प्यारे से बैच का नाम है मास्टर 30। क्लास 10th के वो हमारे प्यारे बच्चे जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं या फिर बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारी ये स्पेसिफिक जो बैच है वो आप सभी के सामने शेयर किया जा रहा है। मान लीजिए कि अगर आप इन दोनों बोर्ड्स के नहीं हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं या फिर किसी और बोर्ड के हैं, क्या आप इस चैप्टर को नहीं देखेंगे? भाई ये चैप्टर आपके बोर्ड के अंदर भी मौजूद है ना। तो इस चैप्टर को मोर ऑफ हम यूपी बिहार बोर्ड के नाम से जान रहे हैं, लेकिन ये है सभी के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा इसको जरूर देखे। तो दोस्तों हम अपने इस बैच के अंदर हमारी ये जो आज की क्लास होगी है ना, आप देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। हम एक बहुत ही सीधे सरल तरीके से आपके पेपर के अंतर्गत ये जो एक चैप्टर आप देख पा रहे हैं लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इतिहास यानी कि हिस्ट्री से ये संबंधित है। और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर का क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर से संबंधित जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, 30 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न होंगे दोस्तों हिस्ट्री के अंतर्गत, हमारा ये जो चैप्टर पढ़ता है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको जरूर और जरूर अपने पेपर के अंतर्गत आते हुए दिखेंगे। पूरा चैप्टर, उसका निचोड़ जो है दोस्तों हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इसको आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर का नाम होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेक्चर नंबर 1 अपन लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, एक ही लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम है बिलाल खान और मैं आप सभी का करता हूं स्वागत। तो दोस्तों अब समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं या फिर किन किन बिंदुओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई हम लोग पढ़ेंगे क्या, किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट टाइप जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं है ना, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस जिन्हें कहा जाता है। उसके साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित। और फिर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो हमारे एमसीक्यू हैं, उसी के साथ आप देखते हैं कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उसी के साथ जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरे चैप्टर का ये जो निचोड़ है दोस्तों हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। 30 बेहतरीन सवाल है ना, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से वो आपके सामने यहां पर रखे जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हैं भैया जी? हम तो तैयार हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी जरूर तैयार हों। आपके पास जरूर एक कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएं आप उसको अपने क्लास के दरमियान लिखते रहें और पूरा का पूरा फोकस आपको क्लास के अंतर्गत रखना है। ऐसे बैठिए कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं ना, लेट के क्लास मत कीजिएगा। आपके पास एक आप देखते हैं कि सही तरीका हो, एक टेबल चेयर हो, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल सीधे बैठकर फोन सामने रखकर अपनी इस क्लास को कीजिए। आपके पास पेन पेंसिल जरूर होनी चाहिए ताकि आप अपने जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाए उनको नोट डाउन करते रहें। लेट्स बिगिन दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित ये जो हमारा लेक्चर होगा, इसके अंतर्गत 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे इस क्वेश्चंस होंगे इसको अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर सबसे पहला सवाल भैया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आप देखते हैं कि बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा गया है, पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है ना। चैप्टर का नाम ही अगर आप लोग देखें दोस्तों क्या लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना। और यहां पर अगर हमने इस शब्द को समझ लिया तो हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को समझना बहुत सरल हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखिए राष्ट्रवाद अगर हम सीधे सरल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार की विचारधारा है या फिर एक सोच है ना। और ये विचारधारा और सोच क्या है, देश के लोगों के अंतर्गत आती है। और इस सोच के जरिए लोग क्या करते हैं, अपने देश पर मर मिटने को तैयार होते हैं। तो अगर सीधे सरल शब्दों में कहा जाए राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों, राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक प्रकार की सोच है ना, या फिर आप देखते हैं कि एक प्रकार का विचार या फिर एक प्रकार का आइडिया है। और इस विचार या फिर आइडिया के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि जो देश की जनता होती है ना, वो अपने देश पर मर मिटने को तैयार होती है। या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। अगर मैं अपने देश से प्रेम करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक राष्ट्रवादी हूं यानी कि देशभक्त हूं। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना।
ठीक है। तो राष्ट्रवाद किसी भी देश के अंतर्गत जो रहने वाले लोग हैं उन सभी के बीच में एक साझा पहचान कि भैया हम सभी इस देश के अंदर रहने वाले हैं और वो सभी उस देश पर मर मिटने को तैयार होते हैं, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और किसी भी देश के अंदर अगर हमें राष्ट्रवाद को मजबूत करना होता है, देश प्रेम को मजबूत करना होता है, तो उसके अंतर्गत लोगों को यह बताया जाता है कि तुम अलग अलग धर्मों के नहीं हो, तुम अलग अलग जातियों के नहीं हो, अलग अलग संस्कृतियों के नहीं हो, अलग अलग भाषाओं के नहीं हो, तुम सभी एक हो। और देश के लोगों को एक करने के लिए हम क्या देखते हैं दोस्तों, देश में राष्ट्र ध्वज को लाया जाता है। जब देश का हमारा प्यारा तिरंगा लहराता है, कैसे देशभक्ति की फीलिंग आती है ना। जब हमारे देश का राष्ट्रगान बजता है दोस्तों, आपको दिखता है कि हम सभी लोग अपने देश की देश प्रेम में मतवाले हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद सीधे सरल शब्दों में एक सोच है जो देश के अंतर्गत लोगों को एक साथ इकट्ठा लाने की बात करती है। राष्ट्रवाद का मतलब देश प्रेम है। देश प्रेम को दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, देश प्रेम को मजबूत करने के लिए देश के अंतर्गत राष्ट्र प्रतीकों को बनाया जाता है। राष्ट्र प्रतीकों का मतलब जैसे अशोक चक्र के, ये देश का एक सिंबल है, या फिर हम देखते हैं कि देश का एक झंडा होगा, ऐसे ही आप देखते हैं कि देश का एक गीत होगा जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर लोगों में देशभक्ति पैदा होती है। ठीक है, तो ये हुआ राष्ट्रवाद का अर्थ और बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये प्रश्न बनता है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां पर तो हमने समझ लिया कि भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना, अपने देश की भलाई करना, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि आज से अगर हम 200-300 साल पीछे चले जाते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर इस तरीके का राष्ट्रवाद था ही नहीं। पता है पहले क्या कहा जाता था? पहले यह कहा जाता था कि अगर आप अपने राजा से प्रेम करते हैं तो यही असली राष्ट्रवाद है। क्या ये राष्ट्रवाद कहलाएगा? नहीं भाई, ये नहीं कहलाएगा। राजा तो आते जाते रहेंगे, शासक तो आते जाते रहेंगे, है ना, लेकिन आप देखते हैं कि देश हमेशा से है और देश हमेशा रहेगा। पुराने समय के अंतर्गत अगर हम लोग देखें दोस्तों, पुराने समय के अंतर्गत ये माना जाता था कि जो राजा है, अगर आप अपने राजा से प्रेम कर रहे हैं, राजा की कही बात को मान रहे हैं, राजा के दिए जितने भी फैसले हैं उनको मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप राष्ट्रवाद कर रहे हैं या फिर आप देशभक्ति कर रहे हैं। लेकिन भाई ये तो गलत है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि राजा गलत फैसले ले सकता है, राजा गलत कानून बना सकता है। तो पुराने समय के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद था ना, वो राजा पर सीमित था कि राजा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर और उसे ही मानना होगा। लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया में असली राष्ट्रवाद, या फिर आप क्या देखते हैं कि दुनिया में असली राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है कि भाई राजा से नहीं, हमें किससे प्रेम करना है, हमें देश से प्रेम करना है। राजा तो आते जाते रहेंगे, है ना, राजा तो आते जाते रहेंगे, शासक तो आते जाते रहेंगे, देश हमेशा से है, देश की सुरक्षा करनी है। तो दुनिया के अंदर या फिर यूरोप के अंतर्गत असली देश प्रेम की भावना, असली राष्ट्रवाद की भावना कब से हुई, यही हमारा सवाल है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब से देखने को मिलती है। पुराने समय में था कि राजा से प्रेम कर रहे हो तो वो राष्ट्रवाद है, लेकिन ये तो गलत तरीका था ना। असली राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई, यहां पर यह पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि यूरोप के अंतर्गत दोस्तों असली राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है सन 1789 में। सन 1789 में क्या हुआ दोस्तों, आप देखते हैं कि सन 1789 में ना फ्रांस के अंदर जो जनता थी ना, वो क्या करती है दोस्तों, वो सड़कों पर आ जाती है। और जो फ्रांस का शासक था, उस शासक का नाम जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए। उस शासक का नाम था दोस्तों लुई 16। जो फ्रांस का शासक था ना, वो बहुत ही बेकार राजा था। जनता को परेशान करने के नियम बनाता था, जनता को परेशान करने के कानून बनाता था। जनता देश में महंगाई से परेशान थी, राजा को कोई फिक्र ही नहीं थी, और वो ये चाहता था कि जनता उसके बनाए नियमों को माने, है ना। तो राजा गलत काम कर रहा था, राजा गलत फैसले बना रहा था, राजा गलत कानून बना रहा था, है ना। और उस स्थिति में जनता को समझ में आया कि भाई राजा से प्रेम नहीं करना, देश से प्रेम करना है। तो दुनिया में आप देखते हैं कि असली राष्ट्रवाद की सबसे पहली जो अभिव्यक्ति, सबसे पहला जो नमूना एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो फ्रांस के अंतर्गत देखने को मिलता है। जब फ्रांस की जनता सड़कों पर आती है और वो देश के अंतर्गत क्या करती है, अपना जो राजा था, अपना जो शासक था, उसको राजगद्दी से हटा देती है ना। और यही क्या है दोस्तों, यही तो असली राष्ट्रवाद है कि भैया राजा से प्रेम नहीं, देश से प्रेम होगा। और ये जो असली राष्ट्रवाद की सोच फ्रांस में आई थी, ये फिर पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं या फिर यूरोप के अंतर्गत फैलने में से लगभग 100 साल के करीब लग जाते हैं। 1789 में शुरू हुई, आप देखते हैं कि लगभग 1889 के आसपास दुनिया के अलग अलग देशों में आप देखते हैं कि इसकी अभिव्यक्ति शुरू होती है। ठीक है, एक और अच्छा सवाल पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति यानी कि देश प्रेम, असली देश प्रेम हमें कब देखने को मिला। तो राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति का मतलब सबसे पहला एग्जाम्पल हमें फ्रांस के अंतर्गत 1789 की क्रांति में दिखा, जब देश की जनता ने अपने राजा लुई 16 को हटाया और देश को चलाने के लिए पावर अपने पास को रखा, है ना। बढ़ते हैं आगे। तो कुछ अच्छे सवालों को दोस्तों अब तक हमने डिस्कस किया था, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आने वाला है
ये जो सवाल है दोस्तों हाईली इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के अंतर्गत बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। सवाल है कि नेपोलियन, है ना, आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, है ना, और फ्रांस देश के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि एक राजा बनता है। और ये राजा कब बनता है दोस्तों, ये पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। भैया जी ये जो हमारे नेपोलियन भाई साहब है ये सन 1804 में फ्रांस के शासक बनते हैं या फिर आप देखते हैं कि राजा बनते हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। पहले ये एक साधारण से सैनिक थे, लेकिन आप देखते हैं कि इनकी सैनिक कुशलता बहुत अच्छी थी, एक बेहतरीन सैनिक थे, तो अपनी सैनिक कुशलता के जरिए ही क्या करते हैं, ये राजगद्दी तक पहुंच जाते हैं और सन 1804 में ये फ्रांस के शासक बन जाते हैं। अब ये जब फ्रांस के शासक बनते हैं तो ये कुछ ऐसे नियम और कानूनों को बनाते हैं जो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थे, जो उस समय के समाज को पूरा बदल देते हैं। आप देखते हैं कि हमारे नेपोलियन भाई साहब जब राजा बनते हैं तो वो अपने प्रशासन में अपने देश को चलाने के लिए कुछ बेहतरीन से बदलाव करते हैं और इन्हीं बदलावों को क्या कहा जाता है, इन्हीं क्रांतिकारी बदलावों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इन्हीं को सिविल कोड कहा जाता है। तो पेपर में पूछा जाएगा सिविल कोड क्या है ना, तो घबराइएगा मत। सिविल कोड क्या है कि बहुत सारे कानून बनाए थे हमारे नेपोलियन भाई साहब ने। इन्हीं बहुत सारे कानूनों को जब हम एक समूह में देखते हैं तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको हम लोग सिविल कोड कहते हैं, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, इनको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है और इनको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। तो पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं, घबराइएगा मत। नेपोलियन कोड क्या है, नेपोलियन संहिता क्या है या फिर सिविल कोड क्या है, कि भाई सन 1804 में हमारे नेपोलियन भाई साहब ने बहुत सारे नए नए नियम बनाए जिससे पूरा फ्रांस और यूरोप प्रभावित हुआ, बदला। क्या क्या नियम बनाए, देखिए होता क्या था कि फ्रांस के अंतर्गत नेपोलियन के राजा बनने से पहले ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अमीर घर में पैदा हो गया तो उसके पास स्पेशल अधिकार हुआ करते थे, उसको ज्यादा अधिकार दिए जाते थे। हमारे नेपोलियन भाई साहब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, जन्म के आधार पर मिलने वाला जो स्पेशल अधिकार है ना, इसको समाप्त कर दिया गया और कानून की नजर में सबको समान किया नेपोलियन भाई साहब ने। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इनके देश के अंदर ना सामंती व्यवस्था चलती थी। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जमींदारी व्यवस्था, यानी कि किसान लोग हैं उनसे खेती कराई जाएगी, खेती तो कराई जाएगी लेकिन उस जमीन का मालिक किसान को नहीं बनाया जाएगा। आप देखते हैं कि हर एक गांव में एक जमींदार होगा जो राजा के द्वारा ही नियुक्त होगा, उसे ही सामंत कहा जाता था। और ये जमींदार उन किसानों से सारा अनाज लेगा और उसमें से कुछ राजा को देगा, बाकी अपने पास रख लेगा। ये सामंती व्यवस्था थी जिससे राजा आप देखते थे कि ज्यादा फायदा नहीं प्राप्त कर पाते थे और ऐसे ही जो किसान लोग थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो ये जो सामंती व्यवस्था थी, ये जो जमींदारी व्यवस्था थी जिसमें जमींदार लोग किसानों को लूटते थे, इस व्यवस्था को भी आप लोग देखते हैं कि खत्म किया जाता है हमारे नेपोलियन भाई साहब के द्वारा और ये किसानों को क्या देते हैं, जमीनों का मालिक बनाते हैं। उसी के साथ साथ आप देते हैं ये किसानों को टैक्स में भी छूट देते हैं, किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था तो हमारे नेपोलियन भाई साहब ने उनको भी क्या दिया दोस्तों, उनसे जो लिया जाने वाला टैक्स था ना किसानों से, उनको भी माफ कर दिया। उसी के साथ साथ ये अपने देश के अंतर्गत यातायात को बेहतर करते हैं। यातायात को बेहतर मतलब रोड बनवाए जाते हैं ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें और संचार की सुविधा यानी कि डाक व्यवस्था को भी मजबूत किया जाता है और इन सभी बदलावों को हम लोग नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन संहिता के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है कि भैया हमारे नेपोलियन भाई साहब ने जब इन बदलावों को किया, अपने देश में तो किया भैया क्योंकि ये फ्रांस के अंदर शासक थे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि नेपोलियन ने जब अपने इन कानूनों को, बदलावों को अपने देश के अंतर्गत किया तो इसके अलावा नेपोलियन ने अपने देश फ्रांस के अंतर्गत किया, लेकिन बहुत से जो यूरोप के अन्य देश थे ना उन पर भी आप देखते हैं कि इनका कुछ ना कुछ असर पड़ा। तो नेपोलियन ने अपने देश फ्रांस के अंतर्गत क्या किया दोस्तों, इन बदलावों को तो किया ही, उसी के साथ साथ फ्रांस ने यानी कि नेपोलियन ने कुछ इलाकों को कब्जा किया हुआ था, कुछ इलाकों को, ये हमारा फ्रांस है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर तो इन बदलावों को किया ही था, बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिन पर फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था। तो इन बदलावों को, इन कब्जे वाले क्षेत्रों में भी हमारे नेपोलियन भाई साहब के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, आप देखते हैं कि इनको अपनाया जाता है ना। शुरुआत में हम देखते हैं कि जब फ्रांस की सेना या फिर जो नेपोलियन की सेना इन दूसरे इलाकों में जाती है ना तो यहाँ की जो जनता थी उनको लगता है कि भाई अच्छा होगा, हमारे देश में जो हमारा राजा है ना बहुत बेकार है। फ्रांस के अंदर तो लोगों ने अपने राजा को हटाकर एक तरीके से नए परिवर्तन को किया था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आप देखते हैं कि जब शुरुआत में फ्रांस की सेना इन इलाकों में घुसती है और इन लोगों में असली देश प्रेम की भावना को पैदा करती है तो ये लोग फ्रांस की सेना का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जल्दी समय गुजरने के साथ इन लोगों को समझ में आता है कि भैया ये जो लोग यहां पर आए ना ये हमारे को एक तरीके से परेशान करने के लिए ही आए हैं। क्या होता है, जब ये फ्रांस की सेना इन इलाकों के अंतर्गत आ जाती है तो वो इन इलाकों से ज्यादा
आप देखते हैं कि फायदा उठाने के लिए यहां पर टैक्स को बढ़ा देती है कि आपको हमको ज्यादा टैक्स देना होगा, ज्यादा टैक्स लिया जाता है और इन लोगों को जबरदस्ती क्या किया जाता है, फ्रांस की सेना में भी शामिल किया जाता है कि तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। जो फ्रांस के कब्जे वाले इलाके थे ना उनके अंतर्गत किया जाता है। तो अगर हम देखें कि जो नेपोलियन भाई साहब ने ये जो बदलाव किए थे ना फ्रांस के अंतर्गत, लोग तो इससे बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जो इलाकों पर नेपोलियन ने कब्जा किया हुआ था वो लोग शुरुआत में तो खुश थे, लेकिन बाद में वो उसका विरोध करते हैं क्योंकि उनसे टैक्स ज्यादा लिया जा रहा था और उनको जबरदस्ती सेना में शामिल किया जा रहा था। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर के अंतर्गत बनता है और बहुत बार आप देखते हैं कि दोस्तों ये पेपर में पूछा गया है। सवाल यह है, पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप की क्या स्थिति थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना। आप सभी को पता है कि जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई है, कब हुई है दोस्तों? आप सभी को पता है कि ये जो हमारी फ्रांस की क्रांति है, आप सभी को पता है कि ये 1789 में हुई है ना। और फ्रांस की क्रांति का मतलब क्या हुआ? यहां पर एक शब्द आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं, क्रांति। दोस्तों तो क्रांति को अगर हम लोग सीधे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, क्रांति का मतलब होता है विरोध, या फिर हम लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं कि जनता ना विरोध करती है किस चीज के लिए? बदलाव लाने के लिए या फिर परिवर्तन लाने के लिए। तो आप सभी को पता है कि जो फ्रांस था वहां पर एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। सन 1789 में मैं आपसे पूछ रहा हूं, फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जो जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। उस राजा का नाम है दोस्तों लुई 16, है ना, लुई 16 जिसे कहा जाता है। और ये जो लुई 16 था दोस्तों बहुत बेकार राजा था। जनता इसी के खिलाफ विरोध करती है, इसको परिवर्तित करने की कोशिश करती है। अब पेपर में हमसे जो सवाल पूछा जाता रहा है वो ये है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें कि इस क्रांति से पहले यूरोप कैसा हुआ करता था। 1789 से पहले कि अगर हम यूरोप को देखें तो वो बड़ा अजीब सा हुआ करता था। आप देखते थे कि आज के समय अगर हम यूरोप को देखते हैं तो हमें यूरोप में बहुत सारे बड़े बड़े देश देखने को मिलते हैं। हमें जर्मनी नामक देश देखने को मिलता है, इटली, स्विट्जरलैंड, है ना। लेकिन 1789 की क्रांति से पहले अगर हम यूरोप के नक्शे को देखते हैं तो हमें ना तो जर्मनी दिखता है, ना तो इटली दिखता है, ना तो स्विट्जरलैंड दिखता है। तो भाई यूरोप में फिर था क्या? आप देखते हैं कि जो यूरोप था ना वो बड़े बड़े साम्राज्यों के अंतर्गत बटा हुआ था। इनमें बड़े साम्राज्य भी थे, बड़े बड़े राजाओं का भी राज था और आप देखते हैं कि यहां पर छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि देश नहीं थे, राजा हुआ करते थे और राजा इन इलाकों को, साम्राज्यों को चलाया करते थे। और आप देखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से लड़ा करा करते थे, है ना, एक दूसरे पर हमले वगैरह भी किया करते थे। लोगों की कोई अपनी पहचान नहीं थी, देश के लिए मर मिटने की चाहत 1789 से पहले यूरोप के किसी भी देश के, किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थी। लोग जी रहे थे, राजा जो कहता था उसको मान लिया करते थे, लेकिन देश पर मर मिटने को तैयार नहीं थे, राजा की बात पर मर मिटने को तैयार थे। यह बात आपको दिखती है। लोगों में कोई एक अपनेपन की भावना नहीं थी और लोग शासक के प्रति समर्पित थे कि जो राजा ने कहा उसको हम मानेंगे। देश पर मर मिटने की चाहत 1789 की क्रांति से पहले नहीं थी। क्रांति के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों परिवर्तन हमें आता हुआ दिखता है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल पूछा जा रहा है, एक और अच्छा सवाल है कि 18वीं सदी के बारे में। 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 18वीं सदी का मतलब हुआ कि सन 1700 से सन 1800 का ये जो समय, 100 सालों का ये जो समूह है दोस्तों, इस कालखंड के अंतर्गत, है ना, इस कालखंड के अंतर्गत, सदी का मतलब होता है 100 सालों का समूह और इसी को शताब्दी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस काल अवधि में, इस समय अवधि में जो यूरोप के कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बार इसे समझ लेते हैं। कुलीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुलीन का मतलब होता है अमीर लोग। तो पेपर में अगर पूछा जाए कुलीन का मतलब क्या है, तो भैया कुलीन का मतलब होता है अमीर लोग। पूछा यह जा रहा है कि जो हमारा यूरोप था वहां पर इस कालखंड में, इस समय अवधि में जो अमीर लोग थे वो किस प्रकार से अपने जीवन को गुजारा करते थे, ये प्रश्न हमारे सामने यहां पर बन रहा है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों उस समय के जो लोग थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे इस समय में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत, वो आपको दिखता है कि भैया उनके राजा के साथ अच्छे संबंध होते थे। आज के समय में भी आप देखें जो आपके नेता लोग होते हैं ना, उनके अमीरों से अच्छे संबंध होते हैं कि नहीं होते? जी हाँ, अमीर लोगों के, नेता लोगों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। कुछ ऐसा ही आप देखते थे, जो उस समय राजा था उनके साथ अमीर लोगों के अच्छे संबंध हुआ करते थे। अमीरों की जो जीवन शैली थी ना दोस्तों, वो सभी लोगों से अलग थी। अमीर लोगों को साधारण लोगों जैसा जीवन नहीं गुजारना होता था, उनकी जिंदगी गुजारने का, जीवन का तरीका अलग था और लोगों की साधारण समस्याओं से उनका कोई लेना देना भी नहीं था। आप देखते हैं कि जो अमीर लोग थे ना, ये मुख्य तौर पर रहते तो शहरों में थे, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी जमीनें गांवों के अंदर हुआ करती थी और उन्हीं बड़ी बड़ी जमीनों पर आप देखते हैं कि इनके खेत होते थे, खलियान होते थे, जहां पर ये खेती वेती कराते थे और शहरों में बड़े आलीशान बंगलों में ये रहा करते थे। एक दूसरे से ही ये रिलेशन बनाया करते थे, यानी कि एक अमीर परिवार दूसरे अमीर परिवार में ही अपनी बहू बेटी को दिया करता था, है ना। ये आपस में ही एक दूसरे के साथ क्या
क्या करते थे दोस्तों, शादियां किया करते थे। और ये फ्रेंच भाषा यूरोप के अंतर्गत आप देखते हैं जो अमीर लोग थे ना, वो क्या करते थे दोस्तों, ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोला करते थे। ये दिखाया करते थे कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज मतलब अमीर लोगों की भाषा, ये इस तरीके से प्रदर्शित किया करते थे। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दोस्तों यहां पर हम लोग आप सभी के सामने रखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा हमारा ये प्रश्न बनेगा, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा सवाल है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मध्यम वर्ग क्या है और ये पूरी की पूरी कहानी क्या है। अगर हम लोग यूरोप को देखते हैं दोस्तों, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी दोस्तों, हमारे प्यारे से देश फ्रांस की, तो हम देखते हैं कि इन देशों का जो समाज रहा था या फिर यहां पर जो रहने वाले लोग थे ना, वो 3 कैटेगरीज के अंदर बटे हुए थे। सबसे पहला कहलाता था दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते थे, जिसे हम लोग कहते थे प्रथम स्टेट। जो पूरा का पूरा समाज था, इनको 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ था। जो सबसे पहली कैटेगरी थी वो कहलाती थी स्टेट। स्टेट का मतलब लोगों का ग्रुप। जो पहला ग्रुप था दोस्तों, उसके अंदर आते थे कौन लोग, जो धर्म का काम किया करते थे, जिन्हें हम लोग पादरी लोग कहते हैं। जो हमारा द्वितीय स्टेट था, है ना, जो दूसरा ग्रुप था यूरोप में और फ्रांस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत आते थे कौन लोग दोस्तों, इसके अंतर्गत आते थे हमारे कुलीन लोग। कौन लोग आते थे, इसके अंतर्गत आते थे हमारे कुलीन लोग, है ना। कौन आते थे दोस्तों इसके अंतर्गत, कुलीन, यानी कि अमीर लोग आया करते थे। और अगर हम लोग बात करते हैं हमारे तृतीय स्टेट के बारे में, तो तृतीय स्टेट के अंतर्गत हमें कौन दिखते थे दोस्तों, तृतीय स्टेट के अंतर्गत हमें दिखते थे हमारे महिलाएं, है ना। आप देखते हैं कि हमारी महिलाएं, उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारे दास, उसी के साथ आप देखते हैं दास मतलब गुलाम, किसान, मजदूर, ये सभी लोग आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, ये तीसरे कैटेगरी में दिखा करते थे। सवाल क्या था, सवाल ये था भैया कि यूरोप के अंतर्गत मध्यम वर्ग कहां से आया। सोसाइटी के अंतर्गत ना एक तीसरा, एक नया ग्रुप हमें बनता हुआ दिखता है। तो हुआ क्या था, हम ये देखते हैं कि क्रांति से पहले जो पूरा का पूरा यूरोपीय या फिर फ्रांसीसी समाज था, वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। लेकिन हम देखते हैं कि इन तीनों ही स्टेट के बीच में से एक नया समूह हमें आता हुआ दिखता है। होता क्या है दोस्तों कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे, यानी कि जो महिलाएं थी, किसान थे, मजदूर थे, छोटे व्यापारी थे, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग ना अपने छोटे मोटे काम धंधे शुरू करते हैं, है ना। काम धंधे का मतलब कि ये लोग अपने छोटे मोटे कारखाने लगाते हैं, है ना। और इन कारखानों करने, इन कारखानों की वजह से इनके पास अब थोड़ा पैसा आ जाता है ना। तृतीय स्टेट के ये जो हमारे लोग थे, थोड़ा बहुत काम धंधा करते हैं, जब तक मशीनें बननी शुरू हो जाती हैं तो उन मशीनों के जरिए इनके पास थोड़ा पैसा आता है। इनके पास इतना पैसा तो नहीं आता कि ये द्वितीय स्टेट में चले जाएं, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं, ना ये बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। तो हमें क्या दिखता है, हमें पूरे तौर पर यूरोप में एक नया वर्ग, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग के नाम से पुकारते हैं, ये देखने को मिलता है। शुरुआत में ये तृतीय स्टेट में ही थे, थोड़ा काम धंधा करने के बाद इनके पास पैसा आ जाता है और उसी पैसे की वजह से अब ये समाज में नए तरीके से पहचाने जाते हैं। ना तो ये एकदम गरीब है तृतीय स्टेट की तरह, ना ये एकदम अमीर है द्वितीय स्टेट की तरह, ये मिडिल में है, मध्यम वर्ग, जिन्हें हम लोग मिडिल क्लास लोग कहा करते थे। आप देखते हैं जो मिडिल क्लास लोग थे, ये शहरों में काम किया करते थे, इन्होंने छोटे मोटे अपने धंधे शुरू किए थे और उसी की वजह से आप देखते हैं कि इनके पास पैसा आ गया था। शुरुआत में ये लोग मजदूर वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आप देखते हैं कि ये बाद में एक नया सामाजिक वर्ग हमें दिखता है, क्योंकि ये आपको दिखता है दोस्तों कि ये जितने भी हमारे मध्यम वर्ग के लोग थे, ये आए तृतीय स्टेट से थे। तो ये तृतीय स्टेट के लोगों की समस्याओं को समझते थे और पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर जो समाज में परिवर्तन करने की कोशिश थी कि लोग इकट्ठे हों और लोग देश के प्रति समर्पित हों, राजा के नहीं, इसको आगे बढ़ाने में मध्यम वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा था। ये जो मिडिल क्लास लोग रहे थे ना यूरोप के अंतर्गत, इन लोगों ने ही ये कहा था कि भाई देश से प्रेम करना है, राजाओं से नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और तड़कता भड़कता जोशीला सा सवाल हमारे सामने है दोस्तों। इस सवाल को समझना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। सवाल पूछा जा रहा है कि यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार हुए हैं। देखिए होता क्या है कि जो हमारा यूरोप था, वहां पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों एक क्षेत्र रहा है। आज के समय में हम इस इलाके को जर्मनी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जर्मनी एक देश बनने से पहले आप क्या देखते हैं कि दोस्तों, जर्मनी एक देश बनने से पहले 39 अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था। जर्मनी एक देश बनने से पहले आप क्या देखते हैं कि दोस्तों, एक देश बनने से पहले 39 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, ये हमारा जर्मनी है। और जर्मनी एक देश बनने से पहले आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, 39 से भी ज्यादा अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा जर्मनी है, एक देश बनने से पहले कुछ ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ था। आप देखते हैं कि हर एक क्षेत्र की
अपनी क्या होती थी दोस्तों, अपनी मुद्रा हुआ करती थी। हर एक इलाके की अपनी करेंसी है, और अगर कोई व्यक्ति एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, है ना। हर क्षेत्र क्या था दोस्तों, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाएंगे तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और हर इलाके की करेंसी भी अलग अलग है। उसी के साथ हर एक इलाके में मापने का जो तरीका था, मापन पद्धति थी जी, है ना, सामानों को तोलने की जो तरीका था वो भी आप देखते हैं कि इनकी मापन पद्धति भी बहुत ज्यादा अजीब थी, अलग अलग थी। इसी वजह से जो व्यापारी लोग थे ना, आप देखते हैं कि जो हमारे जर्मनी के अंतर्गत व्यापारी लोग थे वो क्या करते हैं दोस्तों, 1834 में एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसी ग्रुप को हम लोग जालवेरिन के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है, 1834 में जर्मनी के जो व्यापारी लोग थे, जो परेशान थे कि उनको अलग अलग टैक्स देने पड़ते हैं, उनको मापने की अलग अलग तरीके हैं, उनको नुकसान होता है, तो व्यापारी लोगों के द्वारा एक समूह बनाया जाता है जिसे जालवेरिन कहा जाता है। और ये जो जालवेरिन समूह था ये क्या करता है दोस्तों, ये कहता है कि भैया ये जो बहुत सारी मुद्राएं हैं ना, इन मुद्राओं को कम किया जाए, सिर्फ ये 2 ही मुद्रा चलने देते हैं कि सिर्फ 2 ही मुद्रा रहेगी। उसी के साथ ये क्या करते हैं, पूरे इलाके में रेलवे नेटवर्क को बेहतर करते हैं, ताकि क्या किया जाए, ताकि बदलाव हो। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब कि लोग आर्थिक तौर पर बदलाव को स्वीकार करें, लोग इकोनॉमिकली अपने बदलाव को बेहतर करें। ये आप देखते हैं कि हमें यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जालवेरिन संस्था किनके द्वारा बनाई गई, हमने देख ली, व्यापारियों के द्वारा बनाई गई, ताकि हर एक क्षेत्र से जब बिजनेस किया जाए तो मात्र अब सिर्फ 2 मुद्राओं में ही बिजनेस होता था, जिससे बिजनेस सरल हो गया, और टैक्स आप देखते हैं कि खत्म किया गया, बहुत कम किया गया, और मापने की भी सिर्फ एक समान पद्धति को लाया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने यहां पर रखा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। पूछा जा रहा है कि ग्रीस की आजादी पर आप सभी को टिप्पणी करनी है कि भैया ग्रीस क्या है ग्रीस की कहानी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्रीस दोस्तों एक देश है, और ये जो एक देश है ना दोस्तों, ग्रीस आप देख पा रहे हैं, ये है विश्व का मानचित्र, ये रहा हमारा प्यारा ग्रीस। इस ग्रीस देश पर आप देखते हैं कि ये तुर्की, जिसे आज के समय में हम तुर्की कहते हैं, लेकिन उस समय में इसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है जी, जी हाँ। तो आप देखते हैं कि दोस्तों एक बड़ा सा ये साम्राज्य था, छोटा सा देश था ग्रीस। इस ऑटोमन साम्राज्य या फिर आप देखते हैं कि तुर्की देश ने क्या किया था दोस्तों, इस तुर्की देश ने ग्रीस को अपना गुलाम बना लिया था, और काफी लंबे समय तक अपना गुलाम बनाया हुआ था। ये जो ग्रीस लोग थे, इनका धर्म क्या था दोस्तों, ये ईसाई धर्म को माना करते थे, और वहीं ये जो ऑटोमन साम्राज्य के लोग थे, ये हमारे मुस्लिम धर्म को माना करते थे, है ना। आप देखते हैं कि होता क्या था दोस्तों कि जो ऑटोमन साम्राज्य के शासक लोग थे ना, ये ग्रीस लोगों पर अपनी विचारधारा को थोपते हैं, अपनी संस्कृति को लाते हैं। इसी बात को ग्रीस के लोग पसंद नहीं करते, और फिर ग्रीस में 1821 में आजादी की लड़ाई शुरू हो जाती है कि भाई हमें नहीं रहना इन ऑटोमन साम्राज्य के अधीन। और उसी के बाद अपनी संस्कृति का सम्मान करने के लिए आप देखते हैं कि बड़े लेवल में ग्रीस के अंतर्गत इस तरीके से नाटकों को लिखा जाता है, कहानियों को लिखा जाता है, जिनको पढ़कर लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है। देश के लोग देश पर मर मिटने के लिए, असली राष्ट्रवाद का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है कि देश पर मर मिटने के लिए तैयार होते हुए हमें देखते हैं। 1821 में ग्रीस आजादी की लड़ाई को शुरू करता है ऑटोमन साम्राज्य से। ऐसे ऐसी कहानियां और कविताएं लिखी जाती हैं जिनको पढ़कर लोग देश प्रेम के में मतवाले हो जाते हैं और देश को आजाद करने की कोशिश करते हैं। और फिर 1832 में आप देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी होती है, कुस्तुनतुनिया की संधि जिसे कहा जाता है, इसके साथ ही 1832 में ऑटोमन साम्राज्य कहता है कि भाई हम ग्रीस को आजाद कर रहे हैं, और 1832 में ग्रीस को आजादी मिल जाती है। जो ये दिखाता है कि जब आप देश के लोग देश को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे पर देश पर मर मिटने को तैयार होते हैं, तो देश में बड़ा बदलाव आता है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल हमें ग्रीस में देखने को मिलता है। अब यहां से दोस्तों कुछ और जबरदस्त से हमारे सवाल होंगे, तो इनको भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। पूरा फोकस कक्ष के अंतर्गत रखिएगा, है ना। यहां से जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों बड़े मजेदार तरीके से होंगे। पूछा जा रहा है कि इटली का एकीकरण क्या है, इटली के एकीकरण से संबंधित है। भैया इटली का एकीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, एकीकरण का मतलब होता है एक हो जाना, या फिर आप देखते हैं कि एक देश बन जाना। ठीक है, आज के समय में अगर हम लोग दुनिया के मानचित्र को देखते हैं तो इटली हमें एक देश दिखता है, लेकिन इटली एक देश बनने से पहले, इटली का एकीकरण होने से पहले आप क्या देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा इटली था ये 7 राज्यों में बटा हुआ था, ये 7 अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था। ठीक है जी, जी हाँ। हमारा इटली एक देश बनने से पहले आप देखते हैं कि यहां पर 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। इसमें जो 2 भाग हैं, एक को कहा जाता है क्या दोस्तों, इसको कहा जाता है सडोनिया, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहा जाता है सडोनिया। और उसी दूसरा वाला ये जो है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना, ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला जो है हमारा सडोनिया और ये है हमारा पिडमोंट। 2 इलाके हैं, ठीक है, एक है सडोनिया और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा हम लोग देखते हैं कि पिडमोंट।
ठीक है। ये जो दो इलाके हैं हमारे, पिडमोंट हुआ और सर्डोनिया हुआ, इन दोनों इलाकों में हम देखते हैं कि असली इटली के राजा का शासन था। असली इटली का जो राज परिवार था वो इन दो इलाकों में ही शासन किया करता था। बाकी आप देखते हैं कि जो इटली का साम्राज्य था उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इधर अगर आप देखते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र पर, ये जो उत्तरी दिशा वाला इलाका था, इस पर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है, उसने कब्जा किया हुआ था। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी इटली की, ये जो येलो येलो आपको पूरा क्षेत्र दिख रहा है, इस पर आप देखते हैं कि स्पेन के राजाओं ने कब्जा किया हुआ था। और वहीं अगर आप भाग देखते हैं, ये जो लाल हमारा भाग है, मध्य भाग, इस पर इटली के पोप ने कब्जा किया हुआ था। तो कुछ इस तरीके से इटली बटा हुआ था और ये एक देश नहीं था, 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिनमें से 2 पर सिर्फ इटली के असली राजा का शासन हुआ करता था। तो आप देखते हैं कि ये कई अलग अलग टुकड़ों में बटा था, लगभग 7 अलग अलग टुकड़ों में आप देखते हैं कि ये हमें बटा हुआ दिख रहा था, ठीक है। और हमने क्या देखा दोस्तों, हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि जो सर्डोनिया और पिडमोंट इलाका है हमारा, पिडमोंट और सर्डोनिया नामक इलाका है, इसमें असली इटली का जो राजा थे उनका शासन था। उत्तरी भाग पर, ये जो हमारा उत्तरी भाग है, इस पर किसने कब्जा किया हुआ था? इधर ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ था, जैसे हमने देखा। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो मध्य भाग था, मिडिल भाग था, इस पर पोप, जो ईसाई धर्म के लीडर हैं, उनका कब्जा था। और जो दक्षिण भाग था दोस्तों, दक्षिण भाग पर स्पेन के राजाओं ने कब्जा किया हुआ था। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आप देखते हैं कि कहानी के अंतर्गत अलग अलग लोग आएंगे और ये अलग अलग लोग आकर क्या करेंगे दोस्तों, इटली के एकीकरण की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इटली को एकीकृत करने की कोशिश आप देखते हैं कि इनके द्वारा की गई थी। कौन है ये महान व्यक्ति दोस्तों? इनका नाम है जोसेपे मैजिनी, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों इनको? जोसेफ मैजिनी या फिर मैजिनी भी कहा जाता है, एक अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, प्रोनाउंसिएशन है इनकी अलग अलग। ये सन 1807 में इनका जन्म होता है। और भैया ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इटली जो टुकड़ों में बटा हुआ है ना, 7 अलग अलग टुकड़ों में, इनको एक किया जाए। लेकिन इनके जीवन में ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन इटली के लोगों में कि हमें टुकड़ों में नहीं बटे रहना, देश को एकीकृत करके रखना है, इसकी सोच को पैदा करने का श्रेय जोसेपे मैजिनी का जाता है। फिर क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो हमारा पिडमोंट और सर्डोनिया इलाका है, इस पर हमने बताया था ना कि असली इटली के राजा राज करते थे। कौन है वो ये रहे, है ना। कौन है दोस्तों? ये रहे। आप देखते हैं कि इटली के जो असली राजा थे, है ना, वो क्या थे दोस्तों? वो इस इलाके पर राज किया करते थे। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है विक्टर एम्यूनुएल द्वितीय। तो विक्टर एम्यूनुएल द्वितीय जो थे दोस्तों, ये सर्डोनिया और पिडमोंट नामक इलाके पर कब्जा करते थे। और यही क्या करते हैं दोस्तों, यही मुख्य तौर पर आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हमें ना पूरे के पूरे ये जो हमारे 7 इलाके हैं, इनको इकट्ठा कर एक देश बनाना होगा। मैजिनी भाई साहब ने कोशिश करी थी, लेकिन आप देखते हैं कि इनके द्वारा जो कोशिश और तकनीक थी वो सफल नहीं हुई थी। लेकिन उम्मीद को जगा दिया था हमारे मैजिनी भाई साहब ने। फिर आप देखते हैं कि समय गुजरता है और 1848 के बाद आप देखते हैं कि इटली के अंतर्गत ये जो सर्डोनिया और पिडमोंट इलाके के राजा हैं विक्टर जी, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अब एक प्रकार से कहते हैं कि अब हमें देश को एक करना होगा। राजा है भैया, अब राजा करेगा थोड़ी, राजा तो आदेश देगा। तो राजा क्या करता है दोस्तों, राजा अपने प्रधानमंत्री को आदेश देते हैं, ठीक है। ये कौन आए हैं दोस्तों? इनका नाम है कावूर, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है कावूर। तो कहानी में एंट्री हो जाती है कावूर भाई साहब की। तो विक्टर एम्यूनुएल जी जो हैं, ये तो सर्डोनिया पिडमोंट के राजा हैं। राजा आराम से बैठ के आदेश देते हैं कि भाई सर्डोनिया पिडमोंट हमारा है, पूरा इलाका हमें चाहिए, देश बना के दो। अब ये अपने प्रधानमंत्री को ऑर्डर दे देते हैं। प्रधानमंत्री का नाम है कावूर। ये जो कावूर भाई साहब हैं दोस्तों, इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको इटली का एकीकरण करना होगा। और कावूर भाई साहब बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। ये लोकतंत्र को पसंद नहीं करते थे, ये राजतंत्र को ही पसंद करते थे। बहुत पढ़े लिखे थे, है ना, और एक अच्छे परिवार से आया करते थे। और इनकी फ्रेंच भाषा पर, फ्रेंच लैंग्वेज पर भी पकड़ थी। थे ये इटालियन भाषा बोला करते थे, लेकिन फ्रेंच भाषा पर भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। और इसीलिए ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ना क्या करते हैं, क्योंकि इनकी फ्रेंच भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये फ्रांस से मदद मांगते हैं। क्या करते हैं? फ्रांस से मदद मांगी जाती है। किस लिए मदद मांगी जाती है? देखिए, फ्रांस का जो दुश्मन था वो क्या था दोस्तों, वो था ऑस्ट्रिया। और आप सभी को पता है, क्या पता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो हमारा ऑस्ट्रिया था, है ना, ये जो ऑस्ट्रिया देश है, ये जो ऑस्ट्रिया देश है, इसने ये वाला इलाका कब्जा किया हुआ था। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सर्डोनिया पिडमोंट के जो प्रधानमंत्री हैं कावूर, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या करते हैं, आपको दिखता है कि वो फ्रांस के पास पहुंच जाते हैं और फ्रांस से कहते हैं कि भाई मदद चाहिए, तुम्हारा दुश्मन भी ऑस्ट्रिया है, हमारा दुश्मन भी ऑस्ट्रिया है। और फ्रांस क्या करता है दोस्तों, फ्रांस अपनी सेना को भेजता है
सडोनिया पिडमोंट, जहां पर ये प्रधानमंत्री हैं, उनकी सेना मिलती है, ऑस्ट्रिया पर अटैक किया जाता है और उसी के साथ आप देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ था ना इटली के इलाके पर, उत्तरी इटली के इलाके पर, उसको छुड़ा लिया जाता है। मुबारक हो भैया जी, कुछ इलाका छुड़ा लिया गया। आप देखते हैं कि ये जो ऑस्ट्रिया वाला इलाका था ना, ये पूरा का पूरा इलाका छुड़ा लिया जाता है। फिर क्या हुआ, अब कपूर भाई साहब प्रधानमंत्री थे, इनके पास भी पावर है। ये क्या करते हैं दोस्तों, इन्होंने ऑस्ट्रिया वाला इलाका तो छुड़ा लिया है ना फ्रांस की मदद से। फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कहानी में एक और एंट्री को आते हुए देखते हैं। हमारे जो कपूर भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, एक और व्यक्ति को बुलाते हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है जोसेपे गैरिबाल्डी। जोसेपे गैरिबाल्डी जो है ना, ये क्या करते हैं, जोसेपे गैरिबाल्डी को बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री बुलाते हैं कपूर कि भाई आओ, ऑस्ट्रिया वाला इलाका हमने जीत लिया है, तुम आओ और तुम क्या करो, तुम अपने लोगों को इकट्ठा करो। ये क्या थे दोस्तों, आप देखते हैं कि ये नाविक थे, नाव चलाया करते थे, बहुत अच्छे नाविक थे, बहुत जबरदस्त नाविक थे। ये क्या करते हैं, ये अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, ये दक्षिणी इटली की तरफ पहुंचते हैं। दक्षिणी इटली का इलाका यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर आप देखते हैं कि स्पेन ने कब्जा किया हुआ था। अब तक हमने क्या देखा भैया जी, सडोनिया और पिडमोंट, ये तो इटली के राज परिवार के पास है। ये वाला इलाका, ऑस्ट्रिया वाला इलाका जीत लिया है फ्रांस की मदद से। अब आप देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, स्पेन के राजाओं ने जहां पर कब्जा किया हुआ है, इस इलाके को छुड़ाने के लिए हमारे गैरिबाल्डी भाई साहब निकलते हैं। और गैरिबाल्डी भाई साहब क्या करते हैं दोस्तों, इस इलाके में रहने वाले जो किसान है ना, उनसे कहते हैं कि हम इटली के रहने वाले लोग हैं, ये स्पेन के लोग हम पर शासन कर रहे हैं, हम सभी भाई भाई हैं। और किसान जो वहां पर थे है ना, दक्षिणी इटली के अंतर्गत जो किसान थे, उनको आप देखते हैं कि हमारे जोसेपे क्या है दोस्तों, जोसेपे गैरिबाल्डी जोड़ लेते हैं और इन्हीं की मदद से, किसानों की मदद से क्या किया जाता है, स्पेन के राजाओं को हटा दिया जाता है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों, किसानों की मदद से है ना, आप देखते हैं कि जो स्पेनी शासक थे उनको हटा दिया जाता है। और फिर मुबारक हो, क्या हुआ भैया जी, इटली का जन्म हुआ है ना। क्या हुआ दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा इटली का जन्म हुआ और 1861 में 1861 में इटली एक देश बन जाता है। सडोनिया पिडमोंट इनका अपना ही था, ऑस्ट्रिया वाले इलाके को जीत लिया, उसी के साथ दक्षिण वाले इलाके को जीत लिया। जब सभी इलाके जीत लिए तो जो पोप था है ना, जो ईसाई धर्म का आप देखते हैं कि पोप था, उसे समझ में आया कि अब मुझे भी अपना इलाका इसी देश में मिला देना चाहिए और फिर पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो एक देश बन जाता है। और 1861 में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इटली एक देश के तौर पर निर्मित हो जाता है, इटली का एकीकरण संभव हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो हमने इटली देश के बारे में दोस्तों यहां पर डिस्कशन किया। बढ़ेंगे एक और सवाल की तरफ आप सभी को लेकर, जो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता रहा है। इटली के एकीकरण से आप सभी को लेके जा रहे हैं किस तरफ दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यहां पर बात करेंगे हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में, है ना। जर्मनी का एकीकरण का मतलब क्या हुआ कि जर्मनी को एक देश बनते हुए हम लोग देखेंगे। जैसे इटली 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, वैसे ही जर्मनी 39 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, है ना। और आप देखते हैं कि इन 39 अलग अलग राज्यों को एक करने की, देश बनाने की कोशिश काफी लंबे समय से चल रही थी। जर्मनी को एक देश बनाने की सबसे पहली कोशिश 1848 में होती है। भाई होता है क्या, आप देखते हैं कि 1848 के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, लगभग 831 लोगों को चुना जाता है और ये 831 लोग थे ना, इनको भेजा जाता है कि भाई जाओ क्या करो। 831 लोग जो थे इनको भेजा जाता है अलग अलग इन 39 इलाकों से कि जाओ जर्मनी को एक देश बनाओ, संविधान बनाओ और राजा भी रहेगा देश के अंतर्गत और संविधान से देश को चलाया जाएगा। लेकिन ये असफल हो जाता है। तो 1848 में जर्मनी को एकीकृत करने की जो कोशिश थी वो असफल होती है। फिर टाइम गुजरता है, फिर हम देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि अब जर्मनी को एकीकृत करने की कोशिश होती है और इसको सफल बनाते हैं ओटो वन बिस्मार्क। कहानी में एंट्री हो रही है किसकी, बिस्मार्क भाई साहब की, है ना। बिस्मार्क जो थे दोस्तों वो पर्शिया के प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर पुकारे जाते हैं। इनको आप प्रधानमंत्री देखिए, है ना। आप क्या देखते हैं, एक इलाका है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों, पर्शिया नामक इलाका है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि 39 अलग अलग इलाके थे, इन 39 अलग इलाकों में से एक बड़ा सा जो क्षेत्र था वो था पर्शिया। और वो जो बड़ा सा क्षेत्र था ना पर्शिया दोस्तों, वही क्या करता है, वहीं पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री थे ओटोमन बिस्मार्क। तो ओटोमन बिस्मार्क ये कोशिश करते हैं कि ये जो हम 39 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं ना, ये नहीं होगा भैया, हम इकट्ठे होकर एक देश बनाएंगे और जर्मनी नामक देश ये बनेगा। आप देखते हैं कि ओटोमन बिस्मार्क क्या करते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सेना को, पर्शिया जहां के ये थे उसकी सेना को मजबूत करते हैं और ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, ये ना 7 सालों तक लड़ाई लड़ते हैं।
और बहुत से जो जर्मनी के इलाके थे, बहुत से जो जर्मनी के क्षेत्र थे, उन पर दूसरे देशों ने कब्जा किया हुआ था। जैसे ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया था, डेनमार्क ने, फ्रांस ने। आप देखते हैं कि ये क्या करते हैं दोस्तों, 7 सालों तक लड़ाई लड़ते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं, है ना। उसी के साथ आप देखते हैं कि ये डेनमार्क को हराते हैं, फ्रांस को हराते हैं। 7 सालों के बाद जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग देशों ने कब्जा किया हुआ था जर्मनी के, उन सभी इलाकों को इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि 1871 में, 1871 में पूरा का पूरा जो हमारा जर्मनी है वो एकीकृत बनता है। और जो पर्शिया के जो राजा थे, है ना, पर्शिया के जो राजा हैं, जिनके आप देखते हैं कि जिनके प्रधानमंत्री थे ऑटोमन बिस्मार्क, वो पर्शिया के राजा को ही जर्मनी का राजा बनाया जाता है ना। और आप देखते हैं कि उनका नाम क्या था, राजा विलियम प्रथम। और इसी के साथ मुबारक हो जर्मनी का भी एकीकरण हो जाता है। तो 39 अलग अलग भागों से बटा हुआ ये देश ये इलाका एक देश के तौर पर पहचाना जाता है और जर्मनी एक राष्ट्र बन जाता है। चलिए, यहां पर दोस्तों एक सवाल है, पूछा जा रहा है कि ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी को एक देश बनाने की सबसे पहली कहानी जो थी वो 1848 में की गई थी, लेकिन वो जो कोशिश थी दोस्तों वो असफल हुई थी। आप देखते हैं कि जर्मनी के अंतर्गत जर्मनी को एक देश बनाने के लिए कि ये जो 39 अलग अलग भागों में अपन लोग बटे हुए हैं, इन सभी इलाकों को इकट्ठा किया जाए, देश में संविधान हो। आप देखते हैं कि पूरे इन 39 अलग अलग भागों से क्या किया जाता है, 831 लोगों को चुना जाता है। ये 18 मई 1848 को क्या करते हैं दोस्तों, ये सभी 831 लोग क्या करते हैं, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का एक शहर है, वहां पर पहुंचते हैं और एक संसद यानी कि एक सभा होती है जर्मनी के अंतर्गत। 1848 में मई के महीने में 18 तारीख को 831 लोग चुने गए। ये सभी लोग फ्रैंकफर्ट नामक शहर में पहुंचे और ये एक सभा कर रहे हैं जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जा रहा है। और ये सभा सेंट पॉल चर्च के अंतर्गत होती है। इसके अंतर्गत इन सभी 831 लोगों से ये कहा जाता है कि तुम ना देश को इकट्ठा करो, हम टूटे पड़े हैं, बटे पड़े हैं। और ये सभी लोग क्या करते हैं, इनको काम दिया जाता है कि जर्मनी का संविधान बनाओ। मगर संविधान तो होगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ देश के अंतर्गत राजा भी होगा। तो राजा भी होगा, राजा संविधान के अनुसार चलेगा, ये बात ये कोशिश करते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ना 1848 में जो पर्शिया था, उस समय पर्शिया जो था उसका जो राजा हुआ करता था फ्रेडरिक विलियम, उससे कहते हैं कि तुम हमारे राजा बन जाओ क्योंकि तुम सबसे बड़े इलाके हो उस पूरे 39 क्षेत्रों में। लेकिन ये जो फ्रेडरिक विलियम था ये कहता है कि भैया मुझे राजा नहीं बनना। और इसी वजह से आप देखते हैं कि 1848 में ये जो कोशिश की गई थी जर्मनी को एक करने की, आप देखते हैं कि ये फ्रेडरिक विलियम के राजा ना बनने की वजह से, है ना। और आप देखते हैं कि अलग अलग जो छोटे छोटे क्षेत्रों के और राजा थे वो क्या करते हैं, वो पूरे देश को एकीकृत नहीं बनने देते हैं। और उसी के साथ आप देखते हैं कि ये जो कोशिश थी जर्मनी को एक करने की 1848 में यह असफल हो जाती है, लेकिन बाद में ऑटोमन बिस्मार्क इसको सफल बना देते हैं और 1871 में जर्मनी एक देश बन ही जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि मारियान और जर्मेनिया कौन है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को जरूर सुना होगा, भारत माता। हम सभी के स्कूलों में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पर भी, और जब आप पढ़ते हैं तो आप लोग भी अपने स्कूल की प्रेयर्स के अंदर जरूर कहते होंगे भारत माता की जय। सुना है आप लोगों ने? जी हाँ भाई, भारत माता करके कोई वास्तविकता में महिला है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे कि नहीं नहीं सर है तो नहीं, लेकिन हम भारत माता करके नारे लगाते हैं। तो भारत माता का मतलब क्या हुआ? देखिए, हमारे देश के अंतर्गत जब देश गुलाम था, जब देश के अंदर लोग अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो देश के लोगों को देश पर मर मिटने के लिए, देश से प्रेम करने के लिए भारत के नेताओं ने एक महिला को चित्रित किया और यह कहा कि जैसे आप अपनी माता से प्रेम करते हो, जैसे आप अपनी मम्मी की सुरक्षा करते हो, जैसे आप अपनी मम्मी को क्या करते हो दोस्तों, एक अच्छा जीवन देते हो, मम्मी पर मर मिटने को तैयार रहते हो, ऐसे ही आपका देश आपकी माता का समान है ना। और इसीलिए भारत माता कर चित्रित होता है ना, कि देश माता के रूप में है। जैसे मम्मी की सुरक्षा होती है, माता की सुरक्षा होती है, तो देश की भी सुरक्षा करो। और देश में फिर लोग मर मिटने को तैयार होते हैं भारत में। कुछ ऐसा ही हम देखते हैं कि यूरोप के अलग अलग देशों में होता है। बात अगर फ्रांस की जाए कि फ्रांस में लोगों में देश प्रेम को पैदा करने के लिए हम देखते हैं कि एक चित्र को निर्मित किया जाता है, एक महिला को चित्रित किया जाता है जिनका नाम है मारियान। तो फ्रांस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं दोस्तों, लोगों में देश प्रेम को पैदा करने के लिए मारियान नामक जो महिला थी उनको चित्रित किया जाता है। और इस महिला के जरिए लोगों में कहा जाता है कि फ्रांस मारियान है, यानी कि जैसे आप अपने मम्मी की सुरक्षा करते हैं वैसे ही मारियान की सुरक्षा कीजिए, यानी कि फ्रांस की सुरक्षा कीजिए। जर्मनी के अंतर्गत आप देखते हैं कि लोगों में देश प्रेम की भावना को पैदा करने के लिए जर्मेनिया नामक महिला को चित्रित किया जाता है। और जर्मेनिया जर्मनी की आपको दिखती है कि दोस्तों एक सूचक है कि जर्मनी को लोगों में देश प्रेम को पैदा करने के लिए इस महिला को चित्रित किया जाता है, इनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना। और ये जो दोनों नाम है मारियान और जर्मेनिया ना, ये ईसाई धर्म में बहुत पॉपुलर थे, इसीलिए इन नामों को यूज किया जाता है।
अगर हम बात करते हैं जर्मेनिया की दोस्तों, तो आप देखते हैं कि इन्होंने लाल टोपी पहनी हुई है, इनके ऊपर आप देखते हैं कि वूलत के फूल हैं, तिरंगा झंडा इनके हाथ में है जो एक आजादी का प्रतीक है। तो इन लोगों की मूर्तियों को सड़कों पर लगाया जाता था, डाक टिकटों पर छापा जाता था, जिनको देखकर और इनकी फोटोज को देखकर लोगों में देश प्रेम की भावना और पैदा होती। तो आप देखते हैं कि इस चीज के जरिए मारियान और जर्मेनिया को चित्रित किया गया था, जिनके जरिए लोगों इनके चित्रों मूर्तियों को देख के लोगों में देश प्रेम की भावना आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर पैदा होती थी और आगे बढ़ती थी। अगला सवाल है कि लौह और रक्त की नीति क्या थी, ये आपको बताना है दोस्तों। आप देखते हैं कि जो जर्मनी था उसको एक देश बनाने के लिए हमारे ऑटोमन बिस्मार्क ने 7 सालों तक 3 लड़ाइयां लड़ी अलग अलग देशों तक, और इन तीनों लड़ाइयों को हमारे ऑटोमन बिस्मार्क ने जीता, और इन्होंने ही लोहे और रक्त की नीति को शुरू किया था। इसको शुरू किया था। लोह का मतलब होता है तलवार, लोहे की बनी होती है कि भैया हम अपने देश को एकीकृत करने के लिए तलवार उठा लेंगे और खून की नदियां बहा देंगे, हम डरेंगे नहीं। इसी को लोहे और रक्त की नीति कहा जाता है, जो ऑटोमन बिस्मार्क ने अपने देश जर्मनी को एकीकृत करने के लिए शुरू की थी। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि मेटरनिक कौन था। दोस्तों हम देखते हैं कि एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया देश के अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों यहां का ना एक चांसलर हुआ करता था। चांसलर का मतलब है कि यहां का राजा हुआ करता था, आप देख सकते हैं, उसी का नाम था मेटरनिक। ये जो मेटरनिक था ना दोस्तों, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो पसंद करता था कि लोग राजा से प्रेम करें, कि लोग राजा की सुने। राजा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, जो एक गलत बात है। भाई देश से प्रेम करना चाहिए ना। आप देखते हैं कि ये पुरानी सोच को पसंद करने वाला व्यक्ति था मेटरनिक, और ये बदलाव को पसंद नहीं करता था। जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे या फिर जो और अलग अलग तरीके से बदलाव हो रहे थे, उनको ये पसंद नहीं करता था, और इसी को मेटरनिक कहा जाता था, है ना। यही क्या था दोस्तों, मेटरनिक था, और ये अपनी पुरानी सोच को पूरे के पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था, है ना। और ये जो मेटरनिक युग है, मेटरनिक युग क्या है दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो हमारे नेपोलियन भाई साहब थे वो सन 1804 में क्या होते हैं, राजा बनते हैं, और सन 1815 तक राजा बनकर रहते हैं। 1815 में क्या होता है, 1815 में ना नेपोलियन भाई साहब हार जाते हैं। किन से हार जाते हैं दोस्तों, 4 देश आते हैं, इनमें से एक ऑस्ट्रिया भी था, और ये ऑस्ट्रिया क्या था दोस्तों, हरा देता है नेपोलियन को। नेपोलियन की हार के बाद आप देखते हैं कि एक मीटिंग होती है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसी शहर में ये मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में मेटरनिक जो था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना, वो ये कहता है कि नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए ना उसको अपन लोग हटा देंगे और पुराने तरीके से चलेंगे। पुराने तरीके का मतलब कि राजा की बात को माना जाएगा, राजा से प्रेम किया जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी कालखंड को, यानी कि 1815 से 1848 तक का ये जो समय है, इसी को क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है, जिसमें पुरानी सोच को लाया गया था। रूढ़िवादी जो सोच थी, पुरानी सोच, राजा से प्रेम करने वाली बात थी, उसको लाया जाता है। हालांकि 1848 में जनता बदलाव करती है यूरोप और फ्रांस के अंतर्गत, है ना। तो ये क्या था दोस्तों, मेटरनिक युग था, जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अब एक सवाल है कि भैया वियना कांग्रेस क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हम सभी को पता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि सन 1804 में जब हमारे नेपोलियन भाई साहब शासक बन जाते हैं, तो वो अच्छे तरीके से देश को चला रहे होते हैं, बदलाव ला रहे होते हैं। बहुत से जो देश थे वो नेपोलियन को पसंद नहीं करते और वो नेपोलियन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 1815 में आप देखते हैं कि ये सभी देश नेपोलियन के खिलाफ खड़े होते हैं, और इन सभी देशों में आप देखते हैं कि एक था ब्रिटेन, ठीक है, उसी के साथ दोस्तों आप देखते हैं कि एक था ऑस्ट्रिया, उसी के साथ आप देखते हैं कि दोस्तों एक था रूस, और चौथा जो देश था दोस्तों वो था प्रशा या फिर प्रशिया। ये चारों देश इकट्ठे होते हैं, एक तरफ होते हैं हमारा फ्रांस यानी कि नेपोलियन, ये चारों देश जीत जाते हैं, और इन लोगों की जो लड़ाई होती है दोस्तों, वो लड़ाई होती है वाटरलू नामक इलाके में, और इसीलिए इस लड़ाई को वाटरलू का युद्ध भी कहा जाता है। इस वाटरलू के युद्ध को हमारे नेपोलियन जी हार जाते हैं, नेपोलियन को पकड़ा जाता है, 1822 तक इनको जेल में रखा जाता है, और फिर ये उसी जेल में मर जाते हैं। अब ये जो जीतने वाले देश थे ना, जो इस युद्ध को जीत गए थे, ये जीतने के बाद मीटिंग करते हैं, और इस मीटिंग को आप देखते हैं कि कहां किया जाता है, वियना, ये जो ऑस्ट्रिया देश है ना, इसकी राजधानी में किया जाता है। और इस मीटिंग में कहा जाता है कि हम दोबारा से पुरानी सोच को लेके आएंगे, राजा ने जो कह दिया उस बात को लेकर आएंगे। तो वियना कांग्रेस में दोबारा से राजा की जो बात थी उस सोच को इंप्लीमेंट किया जाता है ना। उसी के बाद आप देखते हैं कि इस वियना कांग्रेस में कुछ और भी चीजें होती हैं। सबसे पहले जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे, ये उनको समाप्त कर देते हैं कि नेपोलियन के बदलाव नहीं चलेंगे। जो पुराना तरीका था, राजा ने जो कह दिया, जो माना जाता था, वो स्थापित किया जाता है। फ्रांस के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि लुई 16 का जो परिवार था, जो 1789 में क्रांति हुई थी ना, लुई 16 को हटाया था, लुई 16, उसी के परिवार को वापस राजगद्दी दी जाती है।
ऑस्ट्रिया जो था दोस्तों, ये जो जीते हुए देश थे ना, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रशा, ये क्या कर लेते हैं, ये फ्रांस के जितने भी इलाके थे उन पर कब्जा कर लेते हैं और फ्रांस को आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। ठीक है, एक कुछ हमारे आखिरी 2-4 प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि 1848 के अंतर्गत एक क्रांति हमें फ्रांस के अंतर्गत होते हुए दिखती है। ये क्रांति क्यों हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1848 के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा हमारा फ्रांस रहा था, उसमें क्या होता है दोस्तों, लोग ना बहुत ज्यादा परेशान थे, भूखमरी बढ़ चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी और लोग ना बदलाव की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत से जो समाज में सुधार लाने वाले लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, जो बदलाव लाना चाहते थे, उन्होंने जनता को तैयार किया कि उठो। जैसे हमारे पूर्वजों ने 1789 में क्रांति करके राजा को हटाया था, उस समय का जो राजा था, राजा फिलिप जिसका नाम था, वो एक बेकार राजा था, जनता को तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो 1848 में आप लोग देखते हैं कि लोग क्या थे दोस्तों, इकट्ठे होते हैं और अपने राजा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बड़े स्तर पर लोग जुलूस निकालते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि क्या किया जाता है, 1848 में ये जो क्रांति थी ये शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से पूरे तौर पर हमारा जो फ्रांस था ना, उसमें से राजतंत्र समाप्त हो जाता है और फ्रांस पूरे तौर पर गणतंत्र बनता है। गणतंत्र का मतलब कि अब फ्रांस क्या बनता है दोस्तों, संविधान से चलेगा, देश में चुनाव होंगे और चुनाव के बाद ही देश को चलाया जाएगा। कुछ ऐसा बदलाव हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों कि बाल्कन प्रदेश। अब ये बाल्कन प्रदेश क्या है, अगर हम यूरोप के मानचित्र को देखें, बहुत से ऐसे देश हैं दोस्तों जो आपको क्या दिखता है, जो एशिया के समीप आपको दिखते हैं। और आज के समय में भी और आज से पिछले समय में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये देश काफी ज्यादा पावरफुल नहीं थे, ये ज्यादा पावरफुल नहीं थे, कम पावर इनके पास थी। और इस पूरे क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को बाल्कन प्रदेश कहा जाता है। जैसे सर्बिया हुआ, आप देखते हैं कि मैसेडोनिया हुआ है ना, हर्जनगोविनिया हुआ, बोस्निया हुआ, रोमेनिया हुआ है ना, ये जो देश हैं, ऑस्ट्रिया हुआ है ना, ये जो सभी देश हैं इन्हीं को बाल्कन प्रदेश कहा जाता है। यूरोप के अंतर्गत ये सभी इलाके पड़ते हैं। आप देखते हैं कि ये जो बाल्कन इलाका था ना, ये क्या था दोस्तों, ये ना शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। यानी ये तुर्की जो है दोस्तों आज के समय का, उस समय का ऑटोमन साम्राज्य, उसने इस बाल्कन इलाके पर कब्जा किया हुआ था। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये जो बाल्कन के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं ना, इनके जो आप देखते हैं कि इनके जो धर्म था वो ईसाई धर्म था और तुर्की या फिर जो ऑटोमन साम्राज्य के लोग थे ये इस्लाम धर्म को मानते थे या फिर ये मुस्लिम हुआ करते थे। अब आप देखते हैं कि बाल्कन लोगों के अंतर्गत अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आवाज उठती है और ये ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने की कोशिश करते हैं और ऑटोमन साम्राज्य वैसे ही अपनी शक्ति को खो रहा था। ऑटोमन साम्राज्य ने इस इलाके के अंतर्गत कुछ बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो अलग अलग देश थे इनको मौका मिल जाता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम ऑटोमन साम्राज्य से आजाद अपने आप को घोषित कर लेते हैं। अब ये देश आजाद हो जाते हैं, लेकिन इन सभी देशों के ना आपस में ही फड्डे थे, इन सभी इलाकों के, कि भैया सर्बिया हर्जनगोविनिया को पसंद नहीं करता, ये रोमेनिया को पसंद नहीं करते, ये आपस में एक दूसरे पर हमले करते रहा करते थे। और यही जो इलाका है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आप देखते हैं इनकी आंतरिक कलह की वजह से ही क्या होता है दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बारूद का ढेर कहा जाता था, कि एक दूसरे पर अटैक करते रहा करते थे और इन लोगों में कोई अपनी साझा पहचान नहीं थी, है ना, कि ये पूरा इलाका कहलाता तो बाल्कन था लेकिन ये अपनी अपनी संस्कृति को ही पसंद करते थे, एक दूसरे पर अटैक करते थे, तो इनमें कोई अपनी एक साझा पहचान नहीं था। और इसीलिए क्या कहा जाता है, ये जो बाल्कन क्षेत्र है इसको बारूद का ढेर कहा जाता है, कि ये आजाद होने के बाद एक दूसरे पर अटैक करते ही रहते थे। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे उनको डिस्कस किया है। आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और यहां पर एमसीक्यू के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक एक कर आप सभी के समक्ष डिस्कस कर लेते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी कलाकार ड्रिक सराउ ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, है ना, वो कब बनाई गई है? तो देखिए एक फ्रांसीसी कलाकार हुए हैं दोस्तों जिनका नाम है ड्रिक सराउ। इन्होंने 1848 में आप देखते हैं कि दोस्तों 4 चित्र बनाए हैं, 4 चित्र अलग अलग करके बनाए और उसमें दिखाया गया है कि जो यूरोप के अंतर्गत देश हैं वो अब देश बन चुके हैं, उनके अलग अलग झंडे हैं और लोग इन झंडों को लेकर अपने देश को अपने देश की एक अलग पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 1848 में ये बना था। अगला सवाल है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? अब ये वियना कांग्रेस क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सन 1815 में जब हमारे नेपोलियन भाई साहब वाटरलू का युद्ध हार गए थे, तो उसके बाद जो जीतने वाले देश थे उन्होंने ये कहा कि भाई नेपोलियन तो चला गया, अब फ्रांस को कौन चलाएगा? तो फ्रांस को चलाने के लिए आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जो 1789 के समय फ्रांस के अंदर राजा हुआ करते थे लुई 16, और लुई 16 कौन से परिवार से था दोस्तों? वो था बोरबोन वंश से। वो आप देखते हैं कि जो जीतने वाले देश थे
वो वियना कांग्रेस में ये तय करते हैं कि अब नेपोलियन तो नहीं रहा, और नेपोलियन के जाने के बाद अब क्या होता है, देश को चलाने की जिम्मेदारी लुई 16 के परिवार, उसके वंश को दी जाती है, जिन्हें बोरबोन वंश कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि मैजिनी किस संगठन से थे? हमारे मैजिनी भाई साहब जो इटली के एकीकरण की कोशिश करते हैं, सन 1807 में इनका जन्म होता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सब जब इनका जन्म हो जाता है तो लगभग 21-22 साल की उम्र में आप देखते हैं कि ये एक संगठन से जुड़ते हैं जिसका नाम था कार्बोनारी। और ये जो कार्बोनारी संगठन था दोस्तों, ये लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ाता था कि भाई देश से प्रेम करो, देश को इकट्ठा करो, देश जो टुकड़ों में बटा हुआ है इसको जोड़ो, ये कहलाते थे। ये इस संगठन से हमारे मैजिनी भाई साहब जुड़े थे। अच्छा, मैजिनी के द्वारा 2 संगठनों को बनाया गया था। कौन कौन से? एक को कहा जाता है यंग यूरोप और दूसरे को क्या कहा जाता है दोस्तों, दूसरे को कहा जाता है यंग इटली। तो मैजिनी ने 2 संगठनों को बनाया था, यंग इटली जो इटली में लोगों में देश प्रेम की भावना को पैदा करता है, यंग यूरोप जो पूरे यूरोप में लोगों में देश प्रेम की भावना को पैदा करता है। कार्बोनारी के साथ ये जुड़े थे, शुरू इन्होंने इन दोनों संगठनों को किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? वो कौन सा देश था जिसको ये परेशानी थी कि भैया ना तो इटली एक देश बने और ना ही जर्मनी। इटली एक देश बनने से पहले 7 अलग अलग भागों में बटा था, जर्मनी एक देश बनने से पहले 39 अलग अलग भागों में बटा था। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया वो देश था जो नहीं चाहता था कि ये दोनों देश एक बने, क्योंकि अगर ये देश ज्यादा इकट्ठे हो जाते तो ऑस्ट्रिया की पावर कम होती, इसीलिए वो इन दोनों देशों के एकीकरण के खिलाफ था। अगला, कवूर भाई साहब जो थे हमारे, काउंट कैमिलो दा कावूर, उन्होंने विक्टर एमुनियल ने उनको किस पद पर रखा था? विक्टर एमुनियल कौन है दोस्तों? हमारे जो सर्डोनिया है ना, सर्डोनिया और पिडमोंट जो असली इटली का राज परिवार था, याद है ना आपको? जी हाँ, सर्डोनिया और पिडमोंट असली इटली जो राज परिवार था उसके राजा हैं विक्टर एमुनियल। और ये क्या करते हैं, ये काउंट कावूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और इनको कहते हैं कि भैया बाकी इलाका जीतो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो जालवेरिन है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो जर्मनी था वो 39 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। 1834 में 1834 में आप देखते हैं कि जो व्यापारी लोग थे वो जब एक इलाके से दूसरे इलाके में जाया करते थे तो हर एक इलाके की अलग मुद्रा थी, हर एक इलाके का अलग टैक्स सिस्टम था, जिससे व्यापारियों को नुकसान होता था। मुद्राओं को कम करें, करेंसी सिर्फ 2 की गई, टैक्स को कम किया गया, एक संगठन बनाया गया इन व्यापारियों के द्वारा जिसे जालवेरिन कहा जाता है। ये आप देखते हैं कि जर्मनी के व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल कि भैया रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? ये जो रक्त और लोहे की नीति है दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको हमारे बिस्मार्क भाई साहब के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके देना है, जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके दे देना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं कि कौन बच्चा इसका आंसर हमारे सामने पेश करेगा। चलिए, कुछ और हमारे प्रश्न हैं, इनको भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर को समापन की ओर लेके जाते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 ऑप्शंस हैं कि नेपोलियन सन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था, नेपोलियन ने प्रशासन व्यवस्था से बेहतर काम किया, नेपोलियन कोड में जन्म के आधार पर मिलने वाली सुख सुविधाओं को चालू रखा, नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म किया। कौन सी बात सही नहीं है वो हमें पकड़नी है। नेपोलियन 1804 से 1815 तक फ्रांस का राजा था, बिल्कुल सही बात है, हमें तो गलत बात पकड़नी है। दूसरा है कि नेपोलियन ने प्रशासन व्यवस्था को बेहतर किया, हाँ उसने देश के अंदर यातायात को, हर एक चीज को बेहतर किया था। नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म किया था, हाँ उसने जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया था। क्या नेपोलियन ने जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा को चालू रखा था? नहीं भैया, उसको समाप्त कर दिया था, कानून की नजर में सबको सेम किया था। जो बात सही नहीं थी वही हमें पकड़नी थी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल, कुलीन वर्ग के जो लोग थे जो यूरोप में रहा करते थे वो कौन सी भाषा को बोला करते थे? फ्रेंच, जर्मन, चीनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा को बोलते थे। दोस्तों आप सभी को पता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज या फिर फ्रेंच भाषा को बोला करते थे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आप देखते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है? कि वो विचारधारा जो किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के राजा लोग राज करते थे। राष्ट्रवाद को अपनी जड़ें फैलाने में जो यूरोप के फ्रांस से शुरू होती है वो सिर्फ 20 सालों में पूरे यूरोप में फैल गई, या फिर 20वीं सदी की शताब्दी तक आधुनिक राष्ट्रतंत्र की स्थापना हुई। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? जो बात सही नहीं है वो ये है कि दोस्तों जो राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ था उसको फैलने में लगभग 100 सालों का समय लगा था, 20 सालों में तो वो नहीं फैली थी। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा गलत बनता है दोस्तों। अगला सवाल है कि क्रांति से पहले जो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी 1789 की,
उससे पहले यूरोप में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? क्या उस पूरे इलाके में सेनाओं का राज था? क्या वहां पर राजतंत्र था? क्या वहां पर लोकतंत्र था? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमें पता है क्रांति से पहले पूरे के पूरे यूरोप में सिर्फ आप देखते हैं कि राजतंत्र ही था, राजाओं का ही राज था, साम्राज्य हुआ करते थे और यही साम्राज्य देशों को चलाया करते थे। अगला सवाल है कि नए तरीके से देशों को बनने की प्रक्रिया, कि अब लोग देश पर मर मिटने को तैयार हैं, लोग देश की आजादी को लेकर प्रेम करते हैं, राजाओं से प्रेम नहीं करते। ये नई तरीके की सोच कब आई और नई तरीके से देश बनने कब शुरू हुए? आप देखते हैं कि ये 1789 की जो क्रांति थी ना, उसी के बाद हमें देखता हुआ बनता है। फ्रांस की जो क्रांति थी उसी के बाद हमें ये देखने को मिलता है। ओहो दोस्तों, क्या हुआ? हमने ये जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बहुत जबरदस्त 30 हमारे क्वेश्चंस रहे, इनको कंप्लीट किया है और बहुत जबरदस्त तरीके के साथ हमने इन सवालों को आप सभी के सामने पेश किया है। आशा करते हैं कि दोस्तों ये जो सवाल आपके समक्ष रखे गए हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। इन सवालों को आप अगर देखते हैं तो बहुत आसानी के साथ हमने समझाया है आपको। आपके पेपर के अंतर्गत इसी पूरे के पूरे आप देखते हैं कि क्वेश्चन से ही सवाल आपको बनते हुए दिखेंगे और आपको आज की क्लास से संबंधित होमवर्क भी दिया जाएगा जो आपको जरूर कर लेना है और इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंतर्गत। ठीक है, अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि दोस्तों हमारी आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी मुलाकात। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।